आज जो है चर्चा करेंगे पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो इसके पहले तो इसको शुरू करने के पहले एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा। एक जंगल में कुछ जानवरों ने स्कूल शुरू करने का जो है फैसला किया। एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला किया और छात्रों में कौन था? एक चिड़िया थी। एक स्कूल जंगल में, मतलब एक स्कूल खोला जाए जिसमें कुछ जानवर पढ़े। तो छात्र में कौन था? छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश रखा गया और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली भी शामिल थी। मतलब इतने लोग छात्र थे: चिड़िया, गिलहरी, मछली, कुत्ता, खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली। अच्छा, पाठ्यक्रम क्या हो, इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया। तो बोर्ड ने यह तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी। जो बोर्ड बना उसने ये फैसला किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। और हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी कि सभी को सब पढ़ना है। उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, बिल खोदना ये सिखाया जाएगा। और सभी जानवर सब हर चीज़ में जो है हर चीज़ हासिल करेंगे, हर चीज़ की शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब हुआ क्या? चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी तो उसने इस विषय में A ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। तो इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी C ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में वह फेल ही हो गई। अब गिलहरी की बात करते हैं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हो गई। और जो मछली थी वो सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर ही नहीं निकल सकती थी। न वो जो है बिल खोद सकती थी, न पेड़ पे चढ़ सकती थी, न उड़ सकती थी। इसीलिए वो बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता क्या हुआ? स्कूल ही अब बारी आई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और उसकी प्रबंधकों से इस बात को लेकर वो प्रबंधकों से झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए, जो शामिल नहीं हुआ। अच्छा, खरगोश क्या था? खरगोश को बिल खोदने में तो A ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक जो है बहुत बड़ी समस्या थी। पेड़ पर चढ़ना और उड़ना और जो है तो वह भी बार बार असफल होता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, जमीन पर इसी प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा था कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी। उसे इस विषय में भी C ग्रेड मिलने लगा। अब क्या हुआ? जो बीमार थी, दिमागी रूप से जो कमजोर थी, ईल मछली को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया और जो है कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया, तो बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा जो है मिल रही थी। चलिए अब शुरू करते हैं जो है पदार्थ के समूह से। इस पे आते हैं, अपने जो है पाठ्यक्रम पे आते हैं वापस। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं। स्कूल के आसपास देखते होंगे बहुत सारी वस्तुएं, घर पे, अपने अगल बगल, और जो चीज़ें हम देखते हैं उनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। जैसे हम रोज देखते हैं पेड़ पौधे हैं, हवा है, खुरपी है, कुर्सी है, आपका तखत है, मोबाइल है, लैपटॉप है, किताबें हैं, सड़क है। तो इनमें से आपने देखा होगा, पानी है, इनमें से आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई
और कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं। लेकिन ये सभी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जितने, चाहे वह नेचर द्वारा बनाई जाए चाहे इंसानों द्वारा बनाई गई हो। तो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जिनमें भार हो, भार मीन्स वजन, और जो स्थान घेरती हो यानी जगह घेरती हो, तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास होता हो, उन्हीं वस्तुओं को हम बोलते हैं पदार्थ। और जो है प्रत्येक जो पदार्थ होता है स्थान घेरता है, और प्रत्येक पदार्थ में उसमें उसका भार होता है, ये ध्यान रखना है। तो आइए कुछ समझते हैं। देखिए, हम लोग जो प्रतिदिन जो उपयोग होने वाली कुछ निर्जीव जो वस्तुएं हैं वो आप चाहें तो अपने परिवेश से इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके आप जिसे इकट्ठा कर सकते हो, थाली है, बाल्टी है, खुरपी है, फावड़ा है और मेज है, इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो इन वस्तुओं को आप ध्यान से देखें तथा प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। जैसे बात करें बाल्टी, तो बाल्टी प्लास्टिक की भी होती है और लोहे से भी बनती है। खुरपी की बात करें तो खुरपी लोहा और लकड़ी से बनी है। तो हम देखते हैं और देख के हम यह पाते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई जो है पदार्थों से बनी हो सकती है। तो जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे ग्लास बनाना है तो ग्लास जो है धातु का भी बनाया जा सकता है, कांच का भी बनता है। ऐसे ही जैसे कटोरी बनानी हो तो कांच का और धातु का। अब जैसे लोहे की बात करें तो लोहे से कौन कौन सी वस्तु बन सकती, पेंच है, कील है, बर्तन है, औजार है। लकड़ी की बात करें तो मेज, कुर्सी है, आपका दरवाजा है। कांच की बात करें तो कांच से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, आपने देखा होगा, आपके घर में शीशे होता है उससे आप देखते हैं, आप जो विंडो लगी होती है उसमें। अच्छा, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के बर्तन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक वस्तु के बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का प्रयोग होता है। तो ऐसे अगर हम इसको देखें, जैसे अगर एक वस्तु को बनाने में कई प्रकार, जैसे खुरपी, लोहा, लकड़ी, चश्मा, आप देखिए चश्मा में कांच भी होता और जो है लोहा भी होता, प्लास्टिक भी होता। जैसे शर्ट आप देख सकते हो, छाता, तो एक से अधिक पदार्थ है। अब हम बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की जरूरत एवं उसके आधार की। तो आप हमारे चारों ओर जो वस्तुएं दिखती हैं, जैसे लैपटॉप, साइकिल, वायुयान, लोटा, ग्लास, पंखा, कार, मोबाइल, जो है टेबल, और जो भी आप देख सकते हैं, जो चीज़ें देखते हो, तो इनके वर्गीकरण के बाद जो है बात करेंगे। आप अपने जो है पास पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। हर एक वस्तु का अपना गुण है अलग और अपनी उपयोगिता है। तो वो अपने अपने गुण उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। तो इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है? हाँ, बिल्कुल दिखाई देती है। किसी वस्तु की पहचान अगर करनी है तो इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। बात समझ में आई कि वस्तुओं को उनकी सामान्य
लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। और पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, जो होता है बाह्य संरचना के आधार पर। पदार्थ की जो बाह्य संरचना होती है उसके आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और पदार्थ की जो आंतरिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जा सकता है, जबकि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। तो अगर हमें ऐसे समझते हैं, जैसे आपने नारियल का तेल देखा होगा, देखा है नारियल का तेल, तो जाड़े के मौसम में या बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है। जब आप लाते हैं नारियल तेल जो है लगाने के लिए, सर में लगाने के लिए, तो जब आप डिब्बा लाएं तो देखा होगा कि जाड़े में वो जम जाता है। और जबकि गर्मी में क्या रहता है, द्रव रूप में हो जाता। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। मोम ठोस रूप में है लेकिन गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता मोम। और यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो जल को दैनिक जीवन में हम जो है बर्फ, ठोस, जल द्रव तथा जलवाष्प यानी गैस के रूप में देखते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3, एक ठोस, द्रव, गैस। ये जो है भौतिक अवस्था है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं 3, ठोस, द्रव, गैस। ठोस की बात करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कांच की गोली को आप जो है हाथ में लें, अगर आपके पास हो तो कांच की गोली को आप निकालकर हाथ में लें, फिर ग्लास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। अब आप कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा ग्लास में लें, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो इससे यह स्पष्ट है, जब हम लेते हैं कांच की गोली हो या तो उसको हम देखते हैं कि उसका जो आकार है, जो आयतन है, चाहे जो है ग्लास में रखो कांच की, चाहे उसमें हाथ में रखिए, चाहे आप उसको थैले में रखिए, तो क्या है कि उसका वो जो ठोस है पदार्थ, जो ठोस पदार्थ होते हैं, चाहे कांच की गोली हो चाहे अन्य कोई ठोस वस्तु हो, तो ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, ये ध्यान रखना है। और ठोस पदार्थों में जो अणु होते हैं, अणु बहुत जो है पास होते हैं अणु, और इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। और ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब हम द्रव को समझते हैं। 1 लीटर का आपका कोई, यदि आपके पास कोई बर्तन हो तो उसमें पूरा उसको पानी से भरते हैं, 1 लीटर का बर्तन। और एक आप जो है भगोना ले लें, भगोना ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए या कोई कटोरी ले लीजिए। अब उस पानी को अब आप भगोने में उड़े ले या उस जो है, तो आपने देखा होगा जब हम देखते हैं जब पानी नपने में था तब नपने की आकृति का दिखाई दे रहा था, यानी जैसे ग्लास की आकृति, ग्लास में आपने डाला पानी तो जो ग्लास की आकृति का हो गया, ग्लास से आप उसको डालें थाली में डालें या भगोने में डालें तो उसकी आकृति थाली जैसे दिखने लगेगी, भगोने जैसी दिखाई देने लगी। तो किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन आकृति में हुआ। तो जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। आकार चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन जो है नहीं बदलेगा। तो अब ठोस पदार्थों की
की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनके कणों का यानी अणु का एक सीमा में बंधे होने का कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। अब हम गैस की बात करें। आपने देखा होगा घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा, तो अगरबत्ती है या धूप बत्ती है, तो इनमें से क्या है कि काले भूरे रंग का धुआं निकलता है और इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। वे जिस स्थान पे रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं, तो इस अवस्था को गैस बोलते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जल में घुलनशीलता के आधार पे, थोड़ा इसको भी समझ लें। अलग अलग आप ग्लास लीजिए, कांच के ग्लास हो या चाहे स्टील के ग्लास हो, और अलग अलग ग्लासों में थोड़ा सा पानी आप आधा आधा उसमें सभी ग्लासों में आधा आधा भर दें पानी। फिर उन ग्लासों में एक में नमक डालें, एक में रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी के बुरादे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जो है उसी ग्लास में डाल दें और कुछ समय तक ग्लास को सावधानी से हिलाएं। तो क्या देखते हैं कि नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जब लकड़ी का बुरादा जबकि पानी में नहीं घुलता। तो किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम घुलनशील कहते हैं या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे शक्कर जो है घुला, आपने नमक घुला, चाक पाउडर, लेकिन लकड़ी का बुरादा नहीं घुला। तो इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अविलेय पदार्थ कहते हैं या अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में तो घुल जाता है किंतु मिट्टी के तेल में नमक नहीं घुलता, अघुलनशील है। तो इस प्रकार आप चाहें तो घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे सरसों का, अब ऐसे हम समझ सकते हैं, कुछ जो पदार्थ होते हैं जल की अपेक्षा भारी, कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती हैं वे जल से हल्की तथा हल्की होती हैं। जल से जो वस्तुएं जल में आराम से तैरती हैं वे जल से हल्की तथा जो डूब जाती हैं वो जल से भारी होती हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं। जैसे आप सरसों का तेल आप डालिए जल में, तो सरसों का जो तेल है वो जल से हल्का है तो जल में तैरता रहता है। मोम आप डालिए जल में तो जल से हल्का है मोम, तो मोम क्या है कि जल में तैरता रहता है। लोहे की कील आप डालिए, लोहे की कील जल में डालिए, वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहे की कील जल से भारी है। कांच की गोली आप डालिए, कांच की गोली डूब जाएगी क्योंकि जल से भारी है। लकड़ी का टुकड़ा डालिए, देखिए लकड़ी का जो टुकड़ा है तैरता रहता है। क्यों? जल से हल्का है। तो इस प्रकार जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को हल्का या भारी में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पारदर्शिता के आधार पे। ऐसे समझते हैं, लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके इन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार जो है निकल जाता है। तो आपने देखा कि वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उनको बोलते हैं पारदर्शी।
पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता बोलते हैं। जैसे कांच आप लगाएं तो जल, तो उसमें क्या है कि आपको प्रकाश जो है दिखेगा, जो सूर्य का प्रकाश है या तो आपको जल में, कांच में दिखेगा, यानी आर पार हो जाएगा, जिनके आर पार देखा जा सकता। और वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी होते हैं। जैसे लकड़ी, आप लकड़ी रखिए, देखिए ये बंद है और सूर्य की रोशनी क्या आ पाएगी जब आप दरवाजा बंद कर देते, नहीं आ पाती। कागज, तो ऐसे ही ये कुछ उदाहरण है। अच्छा हाँ, ऐसे भी होते पदार्थ, तो इनको अपारदर्शी कहते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार जो है नहीं देखा जा सकता है, वे अपारदर्शी होते हैं। पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी वे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है। जैसे तेल लगा कागज, उसमें लगाइए कागज में तेल, देखिए आपका पीछे वाला लिखा है तो दिखेगा, या थोड़ा सा आर पार आपको दिखेगा। पेंट लगा कागज, आप उस पर लगाइए। तो इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पे पदार्थों, जो पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने घर, पास पड़ोस, स्कूल में पाए जाने वाले जो अपारदर्शी हो, पारदर्शी हो, पारभासी जो वस्तुएं हो, उनको जो है पहचानो, इकट्ठा करो। जैसे चमड़ा क्या है बताओ? चमड़ा क्या है? पारदर्शी है, पारदर्शी है कि पारभासी है? बताओ, बता सकते हो? चमड़ा, चमड़ा क्या है? अपारदर्शी है, पारदर्शी है कि पारभासी? मोटा कपड़ा अच्छा क्या है? अच्छा पतले, कांच का टुकड़ा क्या है? पत्थर क्या है? देखिए, तो ये जो है बताना, ये पूरा नोट कर लेना और ठीक है बताना कि चमड़ा क्या है। चमड़ा पारदर्शी है, जो तुम्हारे घर अगल बगल चीजें हैं उनकी एक सूची बना बताना। अब हम बात करेंगे कठोरता के आधार पर। कुछ ठोस पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। एक एक करके इनको उंगलियों से दबाएं। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाएंगे, ऐसे पदार्थों को मुलायम पदार्थ बोला जाता है। कुछ पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो, आप उसको दबाओ वो नहीं दबेगा, तो उन पदार्थों को बोलते हैं कठोर पदार्थ। अब रुई है, जैसे रुई आप दबाओ तो दब जाएगी, ऊन दबाओ दब जाएगी, तो ये मुलायम पदार्थ है। लोहा आप दबाओ नहीं दबेगा। तो ये बात समझ में आई कठोरता के आधार पे पदार्थ। अब बात करेंगे चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार। तो अब आपके पास, अगर आपके घर में अगल बगल आपने चीज़ें देखी होंगी कि आपने पेंसिल आपके पास होगी, प्रकार होगा, रबड़ है, चाक है, पेन है। घर में आपने लोहे की कुछ कीलें देखी होंगी, कुछ लकड़ी का बुरादा देखा होगा, चाक पाउडर आपके यहाँ, ठीक, प्लास्टिक के बटन, आलपीन। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, प्रकार, रबड़, चाक ले लो, लोहे की कुछ कीलें ले लीजिए, लकड़ी का बुरादा ले लो, ठीक, प्लास्टिक के चाहे बर्तन ले लो, आलपीन चाहे ले लो, और इनको किसी कागज पर आप अलग अलग रखो और एक अक्षर चुंबक लो। तो प्रत्येक वस्तु के पास आपको जाना है, बारी बारी से चुंबक जो है लगाना है। तो क्या पाएंगे? आपने देखा कि लोहे की कीलें उसमें चुंबक में आ गई, मिल गई, चिपका लिया चुंबक ने। तो चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है, वे चुंबकीय होते हैं, तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं कर पाता, जैसे रबड़, जैसे आपका पेन, पेंसिल, तो वे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, लोहे के अतिरिक्त भी जो है, लोहे के अतिरिक्त जैसे चुंबक जो है निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी निकेल धातु से बनी कोई चीज़ हो, कोबाल्ट, उसको भी।
अब हम बात करेंगे जो है पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। तो देखिए, चाक, आप एक चाक का टुकड़ा लें या कोयले का बड़ा सा टुकड़ा लीजिए और इसे पीट पीट कर जो है टुकड़ों में विभाजित कर लें और इसके हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हैं। अब इसे इतना पीसें कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। चाहे आप चाक ले लो, पहले तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, चाहे आप वो ले लीजिए कोयला, फिर उसको पीस दीजिए, ठीक है, पाउडर बना दीजिए। अब इस पाउडर को किसी महीन जो है कपड़े से छान लें। छानने पर बहुत महीन महीन कण जो है प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बने हैं। हम इसी प्रकार के और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और जिन्हें हम अणु या परमाणु बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी जो पदार्थ होते हैं सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, सूक्ष्म कण जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अति सूक्ष्म कण, इन्हें ही हम बोलते हैं अणु या जो है परमाणु। इनको ही बोला जाता है अणु या जो है परमाणु। तो आपने जैसे लिया, कोयला लिया, चाक लिया, तो चाक देखा पूरा समूच, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया, फिर आपने देखा, फिर उसको जब पीस लिया, फिर आपको छोटे छोटे कण दिखाई दिए और छोटे छोटे कण। तो ये छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अणु या परमाणु। तो अणु क्या है? अणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु की। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु उसको बोलते हैं। अणु और जो ये हमारे परमाणु होते हैं, इनको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं और समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसे सूक्ष्मतम कणों की केवल कल्पना ही की जा सकती, इनको देखना दिखाना संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बनते हैं तथा इन्हें पदार्थ की संरचना की इकाई कहा जाता है। तो ये आपने सीखा कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें भाग होता है, और जो पदार्थ का वर्गीकरण होता है वो उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर भी बनी हो सकती हैं, और पदार्थों का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको जानना है तो जो परमाणु है, वो परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ है अविभाज्य। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा है, ठीक है, माना जाने लगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को परमाणु को मूलभूत कण भी कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन है वो उसका आवेश होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन का होता है ऋण आवेश, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं। ठीक साथियों, धन्यवाद।